अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेटलेक। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एडीमा। एडीमा के पार्ट वन में हमने एडीमा की डेफिनेशन को देखा था, उसकी टाइप्स को देखा था, उसके फैक्टर्स को, उसकी कॉजेज़ को देखा था और उसके मैकेनिज़म्स हमने पढ़े थे। एडीमा के हमने 4 मैकेनिज़म्स पढ़े थे, जिनमें से पहला था इंक्रीज़्ड माइक्रोवेस्कुलर परमीबिलिटी। दूसरा मैकेनिज़्म एडीमा का था इंक्रीज़्ड इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तीसरा मैकेनिज़्म हमारे पास था डिक्रीज़्ड इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा था डिक्रीज़्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज। इनमें से 2 मैकेनिज़म्स को हमने डिटेल में पार्ट वन में एडीमा के पार्ट वन में डिस्कस किया था, जिनमें से इंक्रीज़्ड माइक्रोवेस्कुलर परमीबिलिटी और इंक्रीज़्ड इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने पढ़ लिया है। देखते हैं कि डिक्रीज़्ड इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह एडीमा कॉज करवा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड के अंदर है वो मेंटेन होता है थ्रू एल्ब्यूमिन, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो जब इस एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होगी तो उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा, और जब इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हैं फिर ये फेवर करते हैं लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम एंड इट्स रिड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन बैक इनटू द वेसल। मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मोर ऑफ द फ्लूइड विल बी फिल्टर्ड इनटू द इंटरस्टिशियम। तो इस तरह एडिमा वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जो बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन जो डिक्रीज़ होती है इसे हम कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। अब बॉडी में हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होने की 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह ये है कि एल्ब्यूमिन का ब्लड प्लाज्मा में से एक्सेसिव लॉस हुआ है थ्रू ब्लीडिंग और एनी अदर कॉज, और दूसरी वजह उसकी ये हो सकती है कि जो लीवर है, लीवर असल में एल्ब्यूमिन को नॉर्मली सिंथेसाइज करता है। दूसरी वजह ये है कि जो लीवर है वो एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन नहीं कर रहा, या अगर कर रहा है तो वो बहुत कम लेवल पर कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन बाय द लीवर अकर्स। अब एक तो सूरत हाल ये है कि या तो जो एक प्रोटीन जो कि एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस प्रोटीन की या तो मेल एब्जॉर्प्शन है और वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस तो हो रहा है मगर उसकी इंटेस्टाइन से मेल एब्जॉर्प्शन कम है, इंटेस्टाइन से उसकी एब्जॉर्प्शन कम है, मतलब मेल एब्जॉर्प्शन है उसकी, और जब उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी तो वो लीवर में नहीं जाएगा और इस तरह वहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरी वजह इसकी ये है कि जो वो प्रोटीन है जो कि एल्ब्यूमिन को की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन है, मतलब वो बॉडी के अंदर मौजूद ही नहीं है या बहुत कम मिकदार में मौजूद है। और थर्ड इसकी तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि कोई सीवियर किस्म की लीवर डिजीज़ है, जिसकी वजह से जो हिपैटोसाइट जो कि लीवर के सेल्स हैं उनका फंक्शन डिसरप्ट हो गया है, और जब हिपैटोसाइट का फंक्शन में डिसरप्शन आएगी तो उसकी वजह से इनएडिक्वेट एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन होगी, बहुत कम एल्ब्यूमिन बनेगा, और जब एल्ब्यूमिन कम बनेगा तो इस तरह हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा और बॉडी जो है वो एडिमा की तरफ जाएगी। अब दूसरी सूरत हम देखते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की, जो कि है इट्स लॉस फ्रॉम द प्लाज्मा। तो मुख्तलिफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ बॉडी के अंदर जो कि मुख्तलिफ पैरासाइट्स की वजह से हो सकती हैं, तो उन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के केस में स्वेयर ब्लड लॉस हो सकता है, और उस ब्लड लॉस के नतीजे में प्लाज्मा के अंदर जो मौजूद एल्ब्यूमिन है उसका भी लॉस हो सकता है, और इस तरह ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ जो कि किसी पैरासाइट की वजह से हो रही हैं ये भी हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया का कॉज हो सकती हैं। एक और कॉज हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया का ये भी है कि किसी किस्म की रीनल डिजीज़ है, और जब कोई भी किडनी के अंदर इम्पेयरमेंट आती है, कोई उसमें डिसरप्शन आती है उसके नॉर्मल फंक्शन के अंदर, तो उसके जो ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाते हैं। अब ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर फंक्शन के इम्पेयर होने का मतलब ये है कि नॉर्मल तो किडनी का फंक्शन ये है कि उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसमें से एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं ब्लड के वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं विद इन द किडनी इंटरस्टिशियम। लेकिन जब ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर फंक्शन जो किडनी का है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है विद इन द नेफ्रॉन्स, वो उसमें जो एसेंशियल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जैसा कि एल्ब्यूमिन है, वो बैक उनकी रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर उनकी बैक रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब उनकी रीअब्जॉर्प्शन किडनी के अंदर नहीं होगी तो वो किडनी में से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे, और जब एल्ब्यूमिन वगैरह इस तरह के दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होंगे तो इस तरह बॉडी में हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा।
अब जब बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन का लॉस होता है तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और इस डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉडी का होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म फिर एक्शन परफॉर्म करता है। और वो एक्शन क्या है कि वो दोबारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे के ज़रिए सोडियम को रिटेन करेगा, और रिटेन सोडियम फिर वाटर को रिटेन करने की कोशिश करेगा, और इस तरह जो एडिमा की सूरत हाल है वो मज़ीद वर्स होती जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा है इंक्रीज्ड इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के केस में। अब चूंकि एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड का कंपोनेंट है, ब्लड प्लाज्मा का, और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो जब हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, मतलब एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होगी, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करने वाले ब्लड का ही होगा ना। तो जब ब्लड का ऑस्मोटिक, अब हम पढ़ते हैं कि डिक्रीज्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह एडिमा को कॉज करवा सकती है, किस तरह एडिमा प्रोड्यूस करवा सकती है। नॉर्मली ये होता है कि जब ब्लड में से फ्लूइड लीक आउट होकर उसकी फिल्ट्रेशन जब होती है इन द इंटरस्टिशियम, तो इंटरस्टिशियम से वो दोबारा उसकी बैक रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। काफ़ी सारा फ्लूइड ऐसा होता है जो कि बैक रीअब्जॉर्ब हो जाता है विद इन द माइक्रोवेस्कुलेचर, मगर थोड़ी सी मिकदार फ्लूइड की फिर भी इंटरस्टिशियम के अंदर बाकी रह जाती है, और उसको दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। मगर जब इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन या इम्पेयरमेंट आएगी, तो उसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज पर असर पड़ेगा, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसके नतीजे में एडिमा प्रोड्यूस होगा। अब लिम्फेटिक वेसल में लिम्फेटिक ड्रेनेज इस तरह कम हो सकती है कि या तो लिम्फ वेसल के अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग है, और उस इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग की वजह से वहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो ब्लॉक हुई हुई है, या फिर वहाँ पर लिम्फ वेसल में कोई किसी किस्म की कंप्रेशन है, और उस कंप्रेशन के नतीजे में जो है वहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज मुतासिर हो रही है, या फिर अगर लिम्फ वेसल के अंदर किसी किस्म कोई थ्रोम्बस है, या वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है, बाहर से कंप्रेशन कंस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो उसके नतीजे में भी लिम्फेटिक ड्रेनेज पर असर पड़ता है। और जब लिम्फेटिक वेसल में इस तरह की कोई ब्लॉकेज वगैरह होगी, या फिर वहाँ पर कंप्रेशन होगी या स्वेलिंग होगी, तो लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल्स में से फ्लो नहीं कर पाएगा, और इस तरह बॉडी के उस एरिया में लोकलाइज्ड एडिमा प्रोड्यूस होगा। लिहाजा जो डिक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से एडिमा प्रोड्यूस होता है वो लोकलाइज्ड एडिमा होता है। अब हमने एडिमा प्रोड्यूस होने के मैकेनिज़्म पढ़ लिए हैं। अब हम इसकी 3 टाइप्स देखते हैं जो कि हमने पहले पढ़ी थी, वो अब हमें बेहतर समझ आएंगी। वो 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी: इंटरस्टिशियल एडिमा, इंट्रासेल्युलर एडिमा एंड हाइपरवॉलीमिया। अब हम देखते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इंटरस्टिशियल एडिमा बॉडी के इंटरस्टिशियम के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर जो स्पेस है उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो इसके प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो वो कंडीशंस ये हैं कि अगर तो वेसल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से बॉडी के उस एरिया वेसल के उस एरिए से फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ होगी, और जब इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन होगी तो देन मोर ऑफ द फ्लूइड विल लीक आउट फ्रॉम द वेसल एंड इट विल रीच इनटू द इंटरस्टिशियम, एंड इन दिस वे इट विल कॉज इंटरस्टिशियल एडिमा। तो एक तो वजह ये है कि वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी वजह यह है कि वेसल के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो कम है, और जो इंटरस्टिशियम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। क्योंकि ये फ्लूइड की नेचर है कि फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम एन एरिया ऑफ डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस केस में हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, जो डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वेसल का है, और इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम का है। सो द फ्लूइड विल मूव फ्रॉम द वेसल टू द इंटरस्टिशियम, और इस तरह वो इंटरस्टिशियल एडिमा प्रोड्यूस करेगा। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर कोई अगर इम्पेयरमेंट आई है, कोई ऑल्ट्रेशन आई है, तो फेलियर ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एडिमा प्रोड्यूस होगा। तो हमने देखा कि इंटरस्टिशियल एडिमा प्रोड्यूस करवाने में एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपना रोल परफॉर्म करता है, ऑनकोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अपना रोल परफॉर्म करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अपना रोल परफॉर्म करती है, और वेस्क्यूलर इंटेग्रिटी भी अपना रोल परफॉर्म करती है इन कॉजिंग इंटरस्टिशियल एडिमा। अब अगर हम इंट्रासेल्युलर एडिमा को देखें, तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये सेल का एडिमा है। इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है। तो सेल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन तभी हो सकती है जब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऑल्ट्रेशंस या चेंजेस आएँ या डिसरप्शंस हों।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस तभी आती हैं जब सेल इंजरी होती है, किसी किस्म की सेल इंजरी होगी, सेल इंजर्ड होगा तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट होगी, जिसकी वजह से उसके मेम्ब्रेन पंप्स अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे और इसकी वजह से जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा और उसका जो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस तरह इंट्रासेल्युलर एडिमा कॉज होगा। इसके अलावा दूसरी वजह इसकी ये भी है कि सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है और इंटरस्टिशियम के अंदर मौजूद ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया है। तो क्योंकि फ्लूइड की नेचर है कि वो डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर से इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर तक में फ़्लो करता है, तो लिहाजा डिक्रीज्ड इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर से फ्लूइड मूव करेगा टुवर्ड्स द इंक्रीज्ड इंट्रासेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर और इस तरह वो इंट्रासेल्युलर एडिमा प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हमने देखा कि इंट्रासेलुलर एडिमा प्रोड्यूस करवाने में एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और तीसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंट्रासेलुलर एडिमा प्रोड्यूस करवाने में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि जब इंटरस्टिशियम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होगा और जब सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज़ हुआ होगा, तो लिहाजा फ्लूइड मूव करेगा इंटरस्टिशियम से सेल के अंदर और इस तरह इंट्रासेल्युलर एडिमा होगा। अब हम देखते हैं कि हाइपरवॉलीमिया में किस तरह एडिमा प्रोड्यूस होता है। तो हाइपरवॉलीमिया से मुराद है कि इंक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये इंक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम ज़ाहिर है ब्लड वेसल के अंदर होगा। अब वेसल के अंदर ब्लड वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम तभी ज़्यादा होगा जबकि इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो चूँकि इंटरस्टिशियम में अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम एन एरिया ऑफ डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर टू एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ब्लड वेसल है, तो लिहाजा फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम इंटरस्टिशियम टू द ब्लड वेसल एंड इन दिस वे इट विल कॉज हाइपरवॉलीमिया। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स एडिमा के। अब जो एडिमा के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो स्लाइट येलो वाटरी फ्लूइड होता है और ये ट्रांसुडेट भी हो सकता है और एक्सुडेट भी हो सकता है। और जब ये टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट होता है ये ट्रांसुडेट या एक्सुडेट या ये फिर ऑडिमेटस फ्लूइड, तो वहाँ पर ये एक्सपेंड कर देता है एरिया को, मतलब वहाँ पर स्वेलिंग कर देगा अफेक्टेड इंटरस्टिशियम के अंदर। जब एडिमा किसी ऐसे बॉडी टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होगा जो कि बॉडी कैविटीज़ के साथ है, जिसके साथ बॉडी कैविटीज़ हैं, तो जो एडिमा का फ्लूइड है वो पुश होगा विद इन द बॉडी कैविटीज़। जैसा कि हमने पल्मोनरी एडिमा के केस में पढ़ा था कि एडिमा का फ्लूइड जो है वो एल्वियोलर ल्यूमन के अंदर भी पुश होता है और इस तरह पल्मोनरी एडिमा कॉज करता है। इसी तरह हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर अगर एडिमा होगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोथोरेक्स। और अगर पेरिकार्डियल सैक के अंदर हमारे पास पेरिकार्डियल सैक के अंदर एडिमा है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर हमारे पास एडिमा है तो हम उसे हाइड्रोपेरिटोनियम या फिर एसाइड्स भी कहते हैं। अब एसाइड्स के केस में जो पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब जो एडिमा वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं उनके फंक्शन पर कोई असर नहीं होगा, कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। मगर दूसरी तरफ हमारे पास अगर किसी एडिमा किसी ऐसे टिश्यू में प्रोड्यूस हुआ है जो कि एक कन्फाइंड स्पेस में है, एक मखसूस से एरिया में है, सिर्फ वो जकड़ा हुआ है वो टिश्यू, जैसा कि ब्रेन है। ब्रेन जो है वो क्रेनियम से सराउंडेड है, मतलब उसके इर्द गिर्द क्रेनियम है और इस तरह ब्रेन को हम कहेंगे कि वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर ब्रेन के अंदर किसी किस्म का एडिमा प्रोड्यूस होगा तो उस एडिमा की वजह से ब्रेन के फंक्शन पर असर होगा, क्योंकि वो पहले ही एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर है और जो एडिमा का प्रेशर है ऑडिमेटस फ्लूइड का वो उसके फंक्शन को डिसरप्ट करेगा। इसी तरह हाइड्रोथोरक्स के केस में थोरेसिक कैविटी के अंदर जो एडिमा का फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा उसका लंग्स के फंक्शन के ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट होगा। और इसी तरह हाइड्रोपेरिकार्डियम के केस में जो पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो हार्ट के फंक्शन के ऊपर अफेक्ट करेगा। अब अगर हमने एडिमा को हिस्टोलॉजिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ये है कि एडिमा का जो फ्लूइड है वो एमॉर्फस होता है, मतलब शेपलेस। उस टिश्यू में हमें कोई एमॉर्फस मटेरियल नज़र आएगा, साथ में वो फ्लूइड जो होगा वो पेल होगा, एसिनोफिलिक होगा। उसके अलावा हमें टिश्यू के इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड देखने को मिलेगा और साथ में हमें वैक्यूल्स और एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलेंगी इंटरस्टिशियम के अंदर।
और अगर हम सेल्स को देखेंगे जिसके अंदर ऐसा टिश्यू जिसके अंदर एडिमा हुआ है, उसके अंदर अगर हम सेल्स को देखेंगे तो उन सेल्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से वो सेल्स स्वोलन होंगे, उनमें स्वेलिंग होगी। अब हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन के केस में भी साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर एडिमा प्रोड्यूस होता है, जो कि बाद में टर्मिनेट बॉडी से टर्मिनेट कर देती है। तो हम कैसे ये इस चीज़ का फैसला करेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन अगर हम स्वेलिंग को देखेंगे तो हम कैसे फैसला करेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन है या एडिमा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हुई है या एडिमा की वजह से है। तो उसके लिए कुछ डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स हैं हमारे पास। जैसा कि अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो जिस एरिया में इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग है वो एरिया जो है वहाँ पर रेडनेस होगी और वो वार्म होगा एरिया। मगर एडिमा के केस में कोई रेडनेस नहीं होगी और कोई वार्मथ नहीं होगी इन द एरिया ऑफ स्वेलिंग। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन की जो स्वेलिंग है वो एक डिफाइंड एरिया में होती है, सिर्फ एक ख़ास एरिया में ही होती है। मगर जो एडिमा की स्वेलिंग है वो वाइड स्प्रेड स्वेलिंग है और इसे हम कहते हैं इट प्रोड्यूसेस अ मोर डिफ्यूज्ड एंड वाइड स्प्रेड स्वेलिंग। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर जो अफेक्टेड टिश्यू है वो फर्म होता है, जबकि एडिमा के केस में जहाँ पर स्वेलिंग हुई है जिस टिश्यू में, वो सॉफ्ट एंड स्पंजी फील होता है।